हो गया। सभी को प्रणाम, नमस्कार। विगत दिनों हमने चर्चा की कि वात पित्त कफ के बारे में जानने का प्रयास किया और साथ में अभी हमने एक क्रम शुरू किया है जिसमें वात के 5 प्रकार और पित्त के 5 प्रकार हम बाद में जानेंगे। एक बार वात के प्रकारों के चर्चा कर लेंगे। वात के जो 5 प्रकार हैं, उनमें हमारा द्वितीय क्रम चल रहा था जिसमें हम चर्चा करने हैं उदान वायु की। तो जैसा कि हमने देखिए कुछ ये वायु का जानना इसलिए भी ज़रूरी है। आप लोगों का मैसेज ज़रूर पढ़ेंगे बाद में। प्रणाम सभी को एक बार तो वायु का जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें कौन-सी वायु के आधार पे हमें क्या उपाय करने होंगे। देखिए वात जब खराब होता है ना, तो वात जब बिगड़ता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कौन से 5 प्रकार की वात है, वात में से कौन से वात का हमें उपाय करना है, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा। तो वात तो बिगड़ गया, लेकिन वात क्या है, पहले तो वात को समझे और वात के प्रकारों को जाने और उससे जानने के बाद में हमें पता पड़ेगा कि दवाएँ कब लेनी है ना? जो जैसे सपोज़ करो हमारे किसी के प्राणवायु बिगड़ी हुई है, तो प्राणवायु के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि उसको बार-बार दवा देना। हर आधा घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में जैसा ज़रूरत हो, वैसा बार-बार दवा देना। तो बार-बार दवा देना, प्राणवायु की खराबी को कोई दिक्कत है, तो बार-बार दवा देना और उदान वायु का देना है, तो उदान वायु की खराबी की दिक्कत के बारे में खराबी की ठीक करने के बारे में जो दवा देनी के कहा गया है, वो रात को सोते समय कहा गया है, रात्रिकालीन, ठीक है? तो उदान वायु यानी सबसे अच्छी वायु यही है ना? उदान वायु। संगीत के साथ स्वर, सुरों में मिठास, व्यक्ति के बोलचाल में मिठास, ये इसी वायु से आती है। ये बिगड़ा है तो व्यक्ति का स्वभाव भी बिगड़ा नज़र आता है आपको और पता नहीं क्या-क्या बिगड़ा नज़र आता है। तो कइयों को देखा होगा ना आपने एकदम चिड़चिड़ा, मुँह चिड़चिड़ा, बड़ा विचित्र शक्ल लेकर बैठे होते हैं? तो बस उनका कुछ बिगड़ा रहता है तो वो दूसरों को भी बिगड़ने की कहानी बताते रहते हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं प्राणवायु की। हमने देखा तो बार-बार दवा के बारे में आयुर्वेद ने बताया और अपान वायु की चर्चा में देखें तो रात को सोते समय और समान वायु की बात करते हैं तो भोजन के बीच में, यानी आधा भोजन ले लिया और फिर उसके बाद में समान वायु की दवा यदि लेनी है तो। और व्यान वायु की बात बात करते हैं तो भोजन के बाद में, है ना? अक्सर का डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी के सब खाना खाने के बाद में आप दवाई लीजिए, ज़्यादातर डॉक्टर बोलते हैं। तो व्यान वायु की बात करते हैं। व्यान वायु पूरे शरीर में विद्यमान है, इसकी भी हम पूरी तरह से अपन चर्चा करेंगे और अपान वायु की चर्चा करते हैं तो भोजन से पूर्व। वो ही वात की दवा है, लेकिन भोजन से पूर्व लेंगे तो वो अपान वायु को ठीक कर देगी। वही दवा शायद समान वायु को ठीक कर देगी भोजन के बीच में और बाद में व्यान वायु को ठीक कर देगी बार-बार देने से और रात्रि में देने से अपान वायु और प्राण वायु को बार-बार देने से। तो वात को नियंत्रण करने में हम एक ही दवा या अनेक दवाओं का, वैसे तो अनेक दवाएँ इसके लिए निर्धारित हैं, लेकिन एक दवा से हम कई प्रकार की चीज़ों का विश्लेषण, आकलन आयुर्वेद के आधार पे कर सकते हैं। इतना गहरा आयुर्वेद है, इसको हम लोग आसान। तो अब देखते हैं कि ये है क्या? पहले तो ये समझे उदान वायु है क्या? इसके बारे में हम देखेंगे और दूसरा ब देखेंगे कि इसके बिगड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? फिर कारण फिर देखेंगे लक्षण क्या हो सकते हैं? ये बिगड़ गई तो क्या खराबी हमारा क्या उखाड़ लेगी? मतलब ऐसा, है ना? आसान बात में बोलचाल में आम आदमी बोलता ना, क्या ब हमर से बिगड़ में गया तो क्या हमारा उखाड़ लेंगे, हैं? राइट? तो वो वही ये वायु जो है हमारा क्या उखाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, है ना? तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे
और साथ में उसके निवारण और उपायों की चर्चा करेंगे। तो हम इसको आज पूरा देखने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो पहले देखें उदान वायु बनती कैसे है। प्राण वायु की हमने चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि जल और वायु के मेल से क्या बन रहा था, प्राण। प्राण वायु किससे बना, जल और वायु के मेल से। और उदान वायु किससे बना, उदान वायु अग्नि और वायु के मेल से। अग्नि का गुण क्या है, गर्मी पैदा करना। वायु का गुण क्या है, और अग्नि और वायु दोनों मिल गए। मैं आपको फिर से बताता हूं, ध्यान रखिए। हमने प्राण वायु की चर्चा की थी, उसमें जल और वायु की चर्चा की थी। इन दोनों के मेल से क्या बनता है, प्राण वायु। तो जल क्या है, भारी। और क्या है, साधारण जल बोले तो वातावरण के अनुसार ठंडा। हाथ डालते जल में ठंडा लगता है ना। और क्या लगता है, वात भी क्या है, ठंडा है। तो वायु भी ठंडा, जल भी ठंडा। तो दोनों मिलके गर्म चीजें हमेशा ऊपर उठती है ना। जैसे कुकर की सीटी बजती है तो उसमें से गैस निकलती है, उसमें भाप निकलती है। ये क्या है, ये गर्म वायु है। तो ये गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है, ठंडी वायु नीचे आती है। इसलिए हमारे घरों में जो एसी लगाते हैं, वो स्प्लिट एसी लगाते हैं ना, स्प्लिट ऊपर की तरफ, जिससे ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। तो एसी भी हमारा ऊपर लगाते हैं। तो विज्ञान का नियम क्या है, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर को जाती है। तो ये हो गई गर्म हवा। अग्नि के साथ में वायु का जोड़ना गर्म हवा का कारक हो जाता है, राइट। और प्राणवायु क्या था, इसके मुकाबले गर्म नहीं था, क्योंकि वो जल से और वायु से दोनों से मिलकर जुड़ा, और इन दोनों से मिलकर बना है प्राण। और यहां पर क्या अंतर हुआ, यहां पर अग्नि और वायु, इन दोनों ने, अग्नि का गुण है गर्मी पैदा करना, और वायु, वायु में गर्मी पैदा हो जाए तो ऊपर की तरफ उठती है। क्या होता है, ऊपर की ओर। तो उदान वायु हमेशा ऊपर की ओर। तो इसका रुख क्या होगा, हमेशा ऊपर की ओर। प्राण वायु का अंदर की ओर। तो उदान वायु का बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर को झांकना है, बाहर जाना, अंदर से बाहर। प्राण का क्या कार्य, बाहर से अंदर, यानी बाहर वाली चीजों को अंदर ले जाना। जैसे भोजन, सांस, क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर। और ये क्या कर रही है, ये अंदर से बाहर। समझ में आ गया। मतलब विश्लेषण एक करो तो एकदम शास्त्र के आधार पे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 महाभूत हैं हमारे, है ना। 5 महाभूतों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। तब ये हमने इसका विश्लेषण को समझने का प्रयास किया। उदान वायु क्या है, प्राण वायु किस तरह से भिन्न है, दोनों, दोनों की भिन्नता की भी चर्चा कर ली हमने। तो ये कैसे बनी, ये बनी जल और वायु से, क्या बना, प्राण। और उदान किससे बना, अग्नि और वायु से। ये दो बात आपके पास क्लियर हो गए। मुझे लगता है बार बार, 2-3 बार मैंने रिपीट किया तो आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आपको सुन के भी अब समझने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, राइट। बाकी तो दिन भर रटाते रहो तब भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका एक श्लोक आया है, तो महर्षि वाग्भट्ट इस पे चर्चा करते हैं। महर्षि वाणभट्ट भी बोलते हैं कई लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये उस जमाने के महाभारत काल के गुरु हैं, महर्षि वाग्भट्ट, आचार्य हैं। तो ये लिखते हैं कि अष्टांग हृदय के चर्चा कर रहे हैं। तो उरह स्थानम उदानस्य, उरह स्थानम, ऊपर की ओर स्थान ग्रहण करती हुई, उरह स्थानम, यानी ऊपर की ओर। तो ऐसी वायु जो ऊपर की ओर उठती है, उदानस्य, नासा नाभि गलान चरित, ऐसा चरित्र इसका जो नाभि नाक के बीच में और गले के बीच में जितने भी अवयव आते हैं, उनके अंदर इसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं।
आवागमन देख सकते हैं, राइट, क्लियर। तो नासा नाभि गलान चरेत, यानी इसके बीच पे रहने वाली। इसके बाद में इसका जो लक्षण, ये पहले क्या आया, उरह स्थान, उरह ऊपर की ओर जाने वाली ऐसी उड़ान वायु। और क्या, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया इसको, अग्नि और वायु के मेल से बनी है तो ऊपर की ओर जाएगी, स्वाभाविक है। तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली, यानी गर्म गर्म हवा के रूप में। तो यहाँ पर महर्षि वाग्भट ने भी यही लिखा है अष्टांग हृदय में। इसको देखा जाए तो इन्होंने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 नंबर पे, चैप्टर 12 में इसको अच्छे से वर्णित किया है। तो जिसको ज्यादा गहनता से पढ़ना है, वैसे तो मैंने सभी चीज बता दिया, लेकिन इसको पढ़ना है, किताब ही पढ़नी है हमें, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद में क्या आती है चर्चा, इसके बाद में चर्चा आती है वाक प्रवृत्ति। वाक प्रवृत्ति, वाक यानी भाषा, ये बोलने की प्रवृत्ति, राइट, इसका क्या कार्य है और लक्षण देखें, काल देखें, या जो भी हम इसको व्यंजना करें तो देखेंगे। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा। वाक प्रवृत्ति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपन, क्योंकि श्लोक तो एक है, लेकिन इसका विस्तार करने जाए तो 4-5 पेज से भी ज्यादा निकल आएगा एक का। तो वाक प्रवृत्ति का यानी वाक, यानी जो बोलने से लेकर के इसकी जो प्रवृत्ति है, इसकी अच्छाइयां या बुराइयां सब कुछ निर्भर करती है इस पर। यानी इसके जितने भी रोग आ गए वो सब किस पर निर्भर करता है, उदान वायु पर। तो बोलने को लेकर, जैसे बच्चों में देखते हैं कई बार कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, कई सालों तक बोल नहीं पाते। कुछ बच्चों को तुतलाने का रहता है, कुछ बच्चे एकदम साफ बोलते हैं और कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं और तुतला के बोलते हैं। ऐसे सब बच्चों का उदान वायु खराब, इसके कारण ये है परेशानी। ऐसे बच्चों के माता पिता में भी ये क्रम देखने को मिलता है कभी कभी। किसी किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। तो ये बच्चों से हम देख सकते हैं। तो वाक प्रवृत्ति है ना। इसके बाद में जितने भी गले के अंदर गलगंड, इस टाइप के रोग, उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा, यानी प्रयत्न करना, प्रयत्न करने के साथ में ऊर्जा का संचार होना। ऊर्जा हमारे शरीर में बल, ताकत, यह प्रयत्न पूर्वक जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, प्रयास पूर्वक कार्य करते हैं, है ना। जिसका कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पड़े रहना, डले रहना। तो ऐसे लोग प्रयत्न पूर्वक कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्रयत्न ही नहीं होता। वो पड़े रहने, डले रहने का, ये बिस्तर में खाओ पियो सो जाओ, और मन ही नहीं करता किसी काम में। ऐसा मन नहीं लगना, इसका मतलब उसका काम करने की क्षमता नहीं रहनी, मन नहीं लगना। इसका मतलब क्या, एक ये भी परेशानी है, उदान वायु खराब हो जाए तो क्या है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, पड़े रहने की इच्छा करेगी, प्रयत्न करने का मन नहीं करता। किसी विषय में मन ही नहीं लगता तो प्रयत्न क्या करेगा आदमी। तो वो प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्नशील होता ही नहीं है। तो ये क्या क्या कर सकती है, आपके शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा जो प्रयत्न के रूप में दिखती हो, ऐसी ऊर्जा जो आपके प्रयत्न के रूप में दिखती हो, आप प्रयत्न कर सकते हैं या प्रयास पूर्वक सफलता की काम को कर सकते हैं। या जिसको क्या कर सकते हैं अपन, उर्दू भाषा के शब्द को इस्तेमाल कर लेते हैं, हिम्मत, साहस, करेज, है ना। ये सारी चीजें जो है इससे जोड़ सकते हैं अपन कुछ हद तक। तो नियर बाई इसकी जा सकते हैं, लेकिन प्रयत्न का यहाँ पे जो है अर्थ थोड़ा सा इनसे लिया जा सकता है। तो प्रयत्न ऊर्जा का मतलब जो प्रयास पूर्वक हम प्रयास करें कि हमें सफलता पानी है, ये कार्य करना है। तो ऐसी सफलता, ये जैसे पढ़ने वाले बच्चे हुए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं,
कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है। कई बार लगता है कि हम कहते रहते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, हमारा तो हम खाली कर्तव्य कर रहे हैं, आगे का काम तो तुम्हें ही करना है, जिंदगी तुम्हारी है, हमारा कुछ भी नहीं है। पढ़ते ही नहीं है बच्चे। दिखाने के लिए भले हो सकता है बैठ जाए आपको, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, कि वो प्रयत्न नहीं, यानी मन ही नहीं लग रहा, वो प्रयत्न ऊर्जा है एक तरह की, इस प्रकार की एफर्ट जिसको बोलते हैं, एफर्ट लेस दिखते हैं, तो इसका मतलब उदान वायु खराब है। और एफर्ट पूर्वक काम कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक काम कर रहे हैं, इसका मतलब उदान वायु आपकी अच्छी। तो इस तरह से अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं महर्षि वाग्भट? और महर्षि के वाग्भट कह रहे हैं बल वर्ण स्मृति क्रिया, बल, ये जितने भी स्ट्रेंथ, शरीर में बल, आपने देखा होगा किसी काम को करता है मजदूर, तो कई बार क्या करता है, लंबी सांस भरता है और फिर उस किसी सामान को उठाता है तो आसानी से उठा पाता है, और सांस को खाली कर दो, सांस बाहर निकाल दी, अब आप काम करो, आपसे नहीं होगा, उतनी क्षमता ही नहीं रहेगी काम करने की, है ना। तो श्वास को, आपने देखा होगा कई बार खिलाड़ियों को देखना, खिलाड़ी जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट लिफ्टर वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, लंबी सांस भर लेते हैं, वो मुंह के अंदर ऐसे फुला करके उसको भरते हैं और फिर उठाते हैं। क्या है ये वही जो महर्षि वाग्भट्ट कह रहे हैं, ये वही ऊर्जा है, राइट। ये प्रयत्न कर रहे हैं साथ में, और बल, स्ट्रेंथ जो भी आ रही है, ये वो ऊर्जा है, इससे वो अपना परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए जो प्रयत्न और जो बल लगता है, वो ऊर्जा, ये उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, राइट। और वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, किसी का रंग उजला है, कोई अच्छा सा दिख रहा है, कोई एकदम काला पड़ गया, है ना। तो वर्ण जिसका अच्छा है, ये इसके कारण, उदान वायु के कारण। अब वो ठीक है, साउथ इंडियन होते हैं या क्षेत्र विशेष की बात करते हैं अपन, तो उनका भले वर्ण डार्क कलर, डार्क डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लेकिन उस विषय पर न जाकर के हम वर्ण की चर्चा कर रहे हैं, वर्ण, कलर, जहां अग्नि तत्व दिखता है, चमक, चेहरे में, आंखों में चमक, है ना, वर्ण, ये ऐसा वर्ण। स्मृति क्रिया, याद रखने की क्षमता, ऐसी क्रिया, ऐसी स्मृति। देखिए याद करना तो आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मैंने कुछ पढ़ा तो था कहीं, कहाँ पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा आप कहीं मिले थे, याद नहीं आ रहा है, हम मिले तो हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ मिले, मिले जरूर है। ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो समझ जाओ ये मामला उसका उदान वायु गड़बड़ लग रहा है, राइट। तो कहीं तो देखा है, कहीं मिले हैं, राइट। एक ये चीज, ऐसी स्मृति जिसकी चर्चा जब हम करते हैं तो, मैंने चश्मा कहाँ रखा हुआ, जरा ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, तो सब लोग चश्मा ढूंढने में लग जाते हैं, राइट। चश्मा भले ही वो आंख पे लगा रखा हो बंदे ने, ऐसी स्मृति क्रिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ भी याद नहीं, याद सब है उसको, लेकिन समय पे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्मृति क्रिया जो समय पर रिकॉल हो जाए, रिकॉल, है ना, रिकॉल वाली, तो ये उसकी क्रिया की चर्चा कर रहे हैं महर्षि वाग यहाँ पर। तो जो वायु ऊपर उठती है वो क्या कहला रही है हमारी, उदान वायु। प्राण वायु क्या, अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, सब कुछ अंदर ले जा रही है, खाना भी निगलने का काम कर रहे हैं, सांस को अंदर लेने का काम कर रहे हैं, राइट। ऐसी उदान वायु इसका विपरीत कार्य कर रही है, वो गर्म है इसलिए ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि ठंडी नहीं है, क्योंकि उसमें किससे मिलके बना है, अग्नि तत्व से मिलकर वात बना है, वायु तो वायु है ही। क्यों भाई, अग्नि तत्व है ना, और वो तो गर्म हवा तो ऊपर उठती है, तो स्वाभाविक है, इसको याद करना रटने का विषय नहीं है, समझना है आयुर्वेद। तो इसमें अग्नि तत्व मिला है इसलिए ऊपर को उठती है, भाई गर्म हवा है ना, गर्म हवा तो ऊपर जाती है, स्वाभाविक है। तो ये समझना है।
तो यहां पर इसलिए महर्षि वाग्भट ने कहा कि उरह स्थानम उदान से नासनाभि गलान चरेत। इसका ऐसा ही चरित्र है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवन स्मृति क्रिया, इस टाइप का सेंटेंस महर्षि वाग्भट ने श्लोक कहा। इसका पूरा विस्तार जितना करें उतना कम है, लेकिन थोड़े में मुझे लगता है मैं समझा पाया हूं, तो आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं तो फिर दोबारा फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत। तो महर्षि वाग्भट ने ये प्रयास की। तो वाक प्रवृत्ति की चर्चा करते हैं तो ऊर्जा, प्रयत्न पूर्वक ऊर्जा करना, बल की स्ट्रेंथ से, फिर से मैंने रिपीट कर देता हूं, मन, मन प्लस शरीर, शरीर की ताकत से, यानी चर्चा करते हैं मन के साथ में जुड़ करके, क्योंकि मन में भाव आया ना मुझे ये काम करना है, तभी तो प्रयत्न करेगा व्यक्ति। मुझे सफलता, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या करना है, तभी तो मैं पढ़ूंगा उसके लिए ना, क्योंकि मेरे मन में आया है, ये मन में आया। अब बुद्धि का विषय है कि बुद्धि क्या कर रही है उसके साथ। तो ये इन दोनों के बीच का सामंजस्य, मन और बुद्धि का बीच का सामंजस्य है, ये उदान वायु। ठीक, तो होता हुआ दिखता, ये ही उदान वायु का कार्य। तो मन और शरीर की बल के साथ में क्रिया। वर्ण, वर्ण का फिर से मैं चर्चा करता हूं। देखिए, वर्ण का ये जो वायु है अग्नि से मिलके बना है, तो पित्त से इसका संबंध है। तो जब भी शरीर में 5 प्रकार के पित्त हैं, जैसे वात की अपन चर्चा करें वैसे 5 पित्त भी हैं। तो 5 5 हैं, तो पित्त भी कितने हैं, 5 प्रकार के पित्त होते हैं। कौन कौन से हैं, 5 ही पित्त हैं हमारे शरीर में, और 5 ही वात हो जाते हैं। तो ये वर्ण की भी चर्चा करते हैं, जिसमें 5 प्रकार के पित्त में से एक तो भ्राजक पित्त जो होता है, भ्राजक पित्त प्लस उदान वायु, ये दोनों मिलकर के वर्ण का निर्माण करते हैं, आपके शरीर के रंग का निर्माण करते हैं। तो पित्त के 5 प्रकार देखते हैं, तो पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, आलचक और साधक। इस तरह से 5 पित्त हैं, जिसमें से भ्राजक पित्त प्लस उदान वायु दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, आपके वर्ण का, रंग का निर्माण करते हैं। कलर आपका उसी से पैदा होता है, राइट। इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो बल वर्ण की चर्चा, इसमें महत्वपूर्ण स्थान इसका उदान वायु का है। तो वर्ण खराब होगा तो इन दोनों को ठीक करना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और महर्षि ने और आगे संग्रह में, अष्टांग संग्रह के अंदर भी एक और कहा है कि घृति स्मृति मनोबोधन, यानी इसको हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि मनोबोधन, मन के विकार, मन का बोधन, मन का बोध जो करा दे वो वात, उदान वायु। मैं थोड़ा बच रहा हूं अब, नहीं तो वो आध्यात्मिक वाला मुझे खींच रहा है उसकी तरफ जाने के लिए, है। मैं आयुर्वेद में रहना चाहता हूँ क्योंकि इसका संबंध उससे भी है ना। तो तो मैं थोड़ा बच करके वापस आ गया हूँ अपने क्षेत्र में। तो मनोबोधन यानी मन का जो बोध है, मनोबोधन, बोधन शब्द बाद में आया देखना, बोधन यानी बुद्धि से ओधन, बुद्धि के साथ, मनोबोधन। मन ने तो तय कर लिया कि मुझे 5 बजे उठना है, नहीं, बुद्धि ने तो तय कर लिया कि मुझे 5 बजे उठना है। क्यों उठना है, क्योंकि मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए पढ़ना है। तो कल से नियम बनाएंगे, 5 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, या 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे अपन पढ़ने बैठ जाएंगे। तैयारी करनी है, याद रखने हैं, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, राइट। तो बुद्धि ने जो तय किया, वो मन सुबह 5 बजता है या 4 बजे, जो डिसाइड किया हमने निश्चित समय के मुझे
5 बजे से पढ़ाई शुरू करना है, 4 बजे उठ जाना है, 4 बजे से दिनचर्या पूरी करके और 5 बजे तक शुरू कर देना है निवृत्ति करके। 4 बजे अलार्म बजा, हमने घड़ी को बंद करके, हमारे मन ने क्या किया उसको बंद, अरे 5 मिनट सो लेते हैं जरा। तो ये जो मन और बुद्धि के बीच का सामंजस्य है, उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। मनोबोधन, जिसके कारण जो जो भी शरीर में समस्याएं आती हैं या जो जो भी बीमारियां आती हैं, वो सब इसके अंदर उदान वायु में काउंट हो सकती है, राइट। अब इतना गहरा महर्षि वाग्भट तो थोड़े से बताते हैं, लेकिन इनके अर्थ बड़े गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। तो कई बार हम भी पढ़ के निकल लिए, लेकिन बाद में समझ में आया ये तो बड़ी गहरी चीज थी, दोबारा से पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की बात जो देखने को मिलती है, मनोबोधन, मन के अंदर जो चलने वाली घटनाक्रम है, वो भी उदान वायु, यानी मन के अंदर से ऊपर की ओर उठने वाले विचार, क्योंकि गर्म है ना, अग्नि तत्व है। मन के अंदर दबे हुए विचार नहीं है, मन के अंदर से बाहर निकलने वाले विचार, वो भी इसमें आ गए, वो भी इसमें सम्मिलित है। इसलिए मनोबोधन शब्द का कहा, और मनोबोधन का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ। ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, अपन रात भर चर्चा करें तब भी खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा, क्योंकि मन का तो कोई साम्राज्य बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। उदान वायु को तो समझ में आया कि चलो ठीक है, ये उदान वायु है? इसके बिगड़ने के कारण क्या हो सकते हैं। कार्य को हमने देख लिया कि इसके कार्य क्या क्या करती है, ये करती है। लेकिन मुख्य 4 कार्य जो है महर्षि वाग्भट ने बताए, और अष्टांग संग्रम और अष्टांग हृदयम के माध्यम से हमें जानने को मिलते हैं, ये उन्हीं की कृति है। इसलिए BA MS के पार्ट 1 में इसी को पढ़ाया जाता है सबसे पहले। ये सारे विद्यार्थी पहले ये तो समझ लें, बाकी चीजें आगे। महर्षि चरक को समझना थोड़ा सा कठिन है, तो धीरे धीरे महर्षि वाग्भट को समझना फिर आसान है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये पहले पढ़ाया जाता है। तो बिगड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। उदान कारण में एक श्लोक आता है, तो ये कह रहे हैं कि उदान शव क्षुद्गार, उदान शव क्षुद्गार। ये इसको यदि हम देखते हैं तो जैसे इसको कैसे व्यक्त करना चाहिए। उद्गार जो आते हैं ना, उद्गार यानी उल्टी आना, छर्दी, है ना, ये जो बाहर की तरफ जो, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। ये जैसे हमने बाहर गए, कहीं खाना पीना खा लिया, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ खा पी लिया, बाहर से खाए थे, और वहां से अटरम शटरम जो भी अच्छा बुरा लगा वो सब हमने खा लिया, क्योंकि ये जीव है ना, ये चट्टू है, जल्दी जल्दी जो भी मिलता है अच्छा है सब अंदर आने दो, मना करते नहीं है। तो बस टेस्ट दिखना चाहिए इसको, अच्छा है कि बुरा ये पता नहीं है, वो तो तय करता अंदर वाला। तो अच्छा या बुरा को तय करने वाला अंदर बैठा, तो वो अपान वायु के माध्यम से उठा के इसको बाहर फेंकता है, जिसको हम उल्टी कह देते हैं कई बार। हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे शरीर को तो पता है कि ये कचरे के रूप में डस्टबिन समझ के तुमने जो डाला है, ये मेरे काम का है ही नहीं, मुझे बीमार कर देगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको उठा के, ये कुदरत का एक करिश्मा है कि उठा के बाहर फेंकने की जो ताकत उसको उदान वायु ने दे दी। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, ये ऐसा काम करती है, उल्टी की दवा के लिए डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं और उल्टी की कोई गोली लाते हैं और उसको ला के वापस दबा देते हैं अंदर। तो जो जहर अंदर बना था, उसको विष को बाहर निकालने का क्रम ये उदान वायु कर रही थी, उसके कार्य में बाधा डाल दिया। बाधा डालने के कारण जो बीमारी आएंगी फिर, वो बड़ी खतरनाक होंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ
कि जो भी खाया था उसको बाहर निकालने के लिए जो सहयोगात्मक या जिम्मेदार है वो भी उदान वायु है ना। उल्टी, यानी आपका वेस्ट पार्टिकल शरीर के काम का नहीं था, उसको उठा के बाहर फेंकना था, बाहर बाहर फेंकना था, या विष था शरीर का, उसको बाहर फेंकना था, तो उसको बाहर निकाल रहा है, उल्टी के माध्यम से हमने उसको दबा दिया। तो ऐसी गोलियां खाना, उसके कारण भी ये बात खराब हो जाता है। तो इस क्रम को भी बनाए रखना ही उदान वायु का कार्य है, तो इसलिए यहां पर छर्दी शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इसके बाद में चर्चा किया है इन्होंने निद्रा। हाँ, आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहते थे, आपको सोना चाहिए था, आप पता नहीं किस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, देख रहे हैं अभी थोड़ा देर सो जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं टीवी पे कुछ रिमोट रिमोट, कभी न्यूज सुन लें, ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ कर लेते हैं गपशप। तो ये जो आपका नींद का आने का था, इसको भी हमने रोक दिया, उसके कारण भी, हम कारणों की चर्चा कर रहे हैं, तो कारण भी क्या हो रहा है, ये खराब हो जाती है उदान वायु, राइट। तो उसके कारण भी आपकी उदान वायु खराब होगी और बहुत सारी बीमारियां आपकी आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में चर्चा आती है गुरु भारती, यानी गुरु भारती रुधित हास्यधे, यानी गुरु भारी, भार, ये जो भारी जो चीजें हैं ना, जरूरत से ज्यादा, अभी कुछ जिम में जाते हैं ना कुछ लोग, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, वो दो चार पकड़ कर डंबल की जगह जरूरत से ज्यादा उठा करके शुरू हो जाते हैं। इसके कारण, यानी जरूरत से ज्यादा भार उठाने के कारण भी क्या बिगड़ती है, उदान वायु बिगड़ती है। जरूरत से ज्यादा कार्य करने के कारण भी कौन सी वायु बिगड़ती है, उदान वायु बिगड़ती है। तो इसको इसलिए लिखा है गुरु भारती रुधित, यानी वो खराब हो जाती है, रुधित हास्य ध्येय। आपने देखा होगा पार्क के अंदर महर्षि वाग्भट ने बता रहे हैं, उनको पता नहीं था कि पार्क के अंदर लोग बाग खड़े होकर के ऊपर हाथ करके हा हास्यासन के नाम पे जो करने लग जाएंगे, लेकिन क्या पता उनके, उन्होंने लिख दिया है तो लिख दिया है तो ये वास्तव में आजकल सच भी हो रहा है। तो ये जो हास्य जो कर रहे हैं अट्टहास, इससे भी बात खराब होती है, महर्षि वाग्भट बताते हैं। किससे होती है, जो ये हास्यासन, जबरदस्ती का हंसना या जबरदस्ती का रोना या विलाप करना, इससे भी ये बात खराब होती है। उदान वायु किससे खराब हो सकती है, जबरदस्ती का, ये प्राणायाम के नाम पे हा, जबरदस्ती जो भी काम कर रहे हैं अपन, शरीर से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की, तो उदान वायु खराब हो जाएगी, ऐसे समझ लो बस आसानी से। तो उन्होंने उसमें लिख के बता दिया, और भार की भी चर्चा कर दी, तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दो उदाहरण दे दिए कि हास्य अट्टहास जो करके हम लोग कर रहे हैं वो, और एक कुली की तरह भार उठाना, ये। तो दो दो एग्जाम्पल उन्होंने दे के बता दी। तो इस तरह से हमें ये चीज समझ में आती है कि महर्षि वाग्भट कुछ लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से जरूरत से ज्यादा जब भी हम शरीर के साथ में जरूरत से ज्यादा काम लेंगे, तो वो सारी की सारी किसको खराब कर सकती है, वो सब के सब उदान वायु को खराब कर सकती है। अब अपन चर्चा करते हैं, ये तो कारण हो गए। अब लक्षण क्या, फिर बीमारी क्या होगी, मान लो खराब हो गई तो क्या होगा, क्या हमारा होना क्या है, ये भी तो बताओ। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो कंठ रोध, यानी
गले में आवाज जो आती है ना, एक बढ़िया एक बुलंद आवाज में बात करने वाला आदमी था, और लेकिन बाद में उसकी आवाज ऐसी हो जाए, अजीब सी हो जाती है, जैसे सर्दी वर्दी खा जाता है, बड़ी विचित्र तरह की आवाजें निकलती है ना, ये आवाज फटी फटी सी निकलती है। तो ये सारी जो व्यवस्था बिगड़ने के कारण जो होती है, ये कंठरोध, कंठरोध में कोई कफ वफ आ गया गले में, ये कफ के रोग है ना, ये सब जो है कंठरोध। मनोभ्रंश, देखिए ये बड़ा शब्द फिर आ गया, मनोभ्रंश, यानी मन के अंदर जितने भी विकार आ रहे हैं, इसका भ्रंश होना, भ्रंशित होना, ये बार बार महर्षि इसके ऊपर, मनोभ्रंश के ऊपर, मन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, उदान के ऊपर चर्चा करते समय खास तौर से हर बार वो मन की जरूर बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मन की चर्चा जरूर करते हैं। तो ये मन के जितने भी रोग है, मनोभ्रंश, ये सारे के सारे रोग इसी में ही आ जाएंगे। ठीक है, उदान वायु के कारण ही आते हैं। तो कंठरोध हो गया, मनोभ्रंश हो गया, और क्या हो सकता है, आरोचक पीनसान। देखिए आरोचक, किसी भी कार्य में रुचि ना होना, कुछ भी खाया तो उसमें रुचि नहीं होती है, मन नहीं कर रहा है यार खाने का, आज मन नहीं है। कई बार ऐसे वो लोगों को बोलते हुए सुना होगा आपने, हाँ नहीं नहीं अच्छा नहीं है आज, अब बात करने का मन नहीं है, नहीं आज बात नहीं करेंगे, कल करेंगे, राइट। कई बार ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये उदाहरण वायु के खराब होने के लक्षण है, राइट। तो जिसका ये दिक्कत होता है, आप समझ जाना कि हाँ ये कुछ इसका मामला गड़बड़ हो गया है। तो ये, उसके बाद में नाक से पानी का, पतला पानी बहना, जैसे आप बाइक पर जाते हैं, है ना, अभी सर्दी के दिनों में तो जाएंगे तो थोड़ी सी सर्दी लगी, ठंडा मौसम में आए तो नाक से पानी बहने लगा, ये क्या हुआ, उदान वायु खराब, राइट। ये उदान वायु इससे जुड़ी हुई है। और क्या हो सकता है, या कप को पिघला करके, आप बाहर गए ही नहीं, कोई बात नहीं, आप तो खाना खा रहे थे, आपने मिर्ची तेज खा ली, कई बार नाक में से पानी आ जाता है, कान में से पानी आ जाता है, क्या हुआ, अग्नि बढ़ गई ज्यादा। तो मैंने क्या बताया था, अग्नि और वायु के दोनों के मिलने से हो रहा है। तो अग्नि जब बढ़ जाएगी शरीर में, तो मिर्ची क्या है, अग्नि तत्व है उसमें, अग्नि तत्व, ज्यादा मिर्ची खा लिया तो क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि बढ़ जाएगी तो आपके जो ये वाला स्थान कफ का है ऊपर का, ये कफ इसका पिघलने लग जाएगा, क्या होगा, कफ का पिघलना शुरू हो जाएगा, तो नाक में से पानी झड़ना शुरू हो जाएगा, कान में से पानी झड़ना, तो ये मुंह में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिल सकती, पीनस जिसको बोलते हैं। कुरियाच, गलगंड, इसकी भी अब चर्चा करते हैं, तो वो अपन थोड़ा सा आसान शब्दों में कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना, समय ज्यादा निकल जाएगा। तो मैं कंठ रोध की बात कर चुका, आवाज खराब होने की बात कर चुका, छोटे बच्चों में आवाज की जो क्रिया रहती है कि कई बार बच्चे जब बात करते हैं तो कोई 2 ढाई साल 3 साल का बच्चा भी हो जाता है, फिर भी बात नहीं कर रहा, कोई 6 साल तक 5 साल तक बच्चा बात नहीं करता है, इसका मतलब ये इसी का क्षेत्र आ जाता है, अपान वायु। और क्या, निश्चय, ये भी मैं चर्चा कर चुका, निश्चयात्मक बुद्धि का संश्लेषण, ये बुद्धि का जो संचालन जो होता है, निश्चयात्मक बुद्धि का संचयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण उदान वायु खराब नजर आती है हमको। तो निश्चय हम जो निश्चय कर रहे हैं, बुद्धि ने निश्चय किया सुबह 4 बजे उठना है, तो निश्चयात्मक बुद्धि जो शब्द आया, तो वहां पर उसकी चर्चा देखने को मिलती है कि निश्चय जो किया है वो मन उसको पूरा नहीं करने में बाधक है, वह बाधक उदान वायु की खराबी के कारण, राइट, मन नहीं करता, इसलिए उदान वायु खराब है, इसका कारण ये है।
तो उदान वायु खराब होगी तो ये सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो निश्चयात्मक जो क्रिया हो रही है हमारे शरीर की, निश्चय कर लिया लेकिन क्रिया नहीं हो पा रही, उसकी पालना नहीं हो पा रही, अनुपालना नहीं हो पा रही, तो मन उसका अनुपालना में रोड़ा बन रहा है, तब भी ये सारे क्रम देखने को मिलेंगे। एक और आज की बीमारियों की चर्चा करते हैं तो थायराइड, और क्या क्या हो सकते हैं, गले में टॉन्सिल्स का बढ़ना है, ये सब बीमारियां सब इसी के कारण। तो क्या हो रहा है कि अग्नि तत्व यहाँ पर बढ़ गया है, और वात, जिसके कारण ये, इसमें गर्मी ज्यादा होने के कारण ये फूल गया, सूजन हो गई, है ना। इसी के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, वो बाकी सारी चीजें हो रही है। तो ये जो क्रम हो रहा है, ये शरीर के अंदर गांठें हो जाना, कई बार कुछ लोगों को गांठें हो जाती है गले में, तो गले की गांठें भी इसी से रिलेटेड हैं। गले में कफ का होना, छाले हो जाना, कई बार गले में छाले हो जाते हैं लोगों को, बोल नहीं पाते हैं, अंदर गहराई में छाले दिखते हैं, जीभ के छाले नहीं, गले के छाले, जीभ पर तो है ही, लेकिन गले के छाले, है ना। तो ये इस तरह के गले में छाले हो जाते हैं, कुछ चुभन सा लगता है अंदर गले में, हल्का हल्का चुभन चुभन सा लग रहा है। तो ये सारे परेशानी आजकल देखने को मिलेंगी। और क्या हो सकता है, गले में कफ हो गया, छाले हो गया, मनोरोग की हम चर्चा कर चुके, मनोरोग में खास तौर से कौन कौन से रोगों की, अपस्मार आजकल जिसको नाम देते हैं हम लोग, उन्माद हो गया, है ना, उन्माद हो गया, पागलपन हो गया, उल्टी होना। हाँ, एक व्यक्ति कुछ, कई बार देखा होगा, एक व्यक्ति को, हमारे है पड़ोस में, तो कई बार क्या होता है कि वो एक लाइन सुनेगा गाने की, तो एक ही लाइन वापस, उसी को वापस लगा देगा, फिर उसी को वापस लगा देगा, फिर वापस, मतलब वो एक ही लाइन ही चलती रहती। ये क्या है, एक दौरा पड़ता है ना जिसको, एक विचित्र प्रकार का दौरा बोल सकते हैं इसको, एक ही काम कर रहा है। यदि जैसे भांग का नशा होता है ना, तो अ, खा रहा तो खा ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है, चल रहा है तो चल ही रहा है, इस टाइप का। तो ऐसा उन्माद जो है दिमाग में जब भी होता है, वो सब इस अपान वायु के कारण। तो भांग खाओगे तो आपका भी हाल हो जाएगा। तो मनोरोग, अपस्मार हो गया, उन्माद हो गया, पागलपन हो गया, उल्टी होना, ये मैं आपको बता चुका, उल्टी के जैसा होना। हाँ, मन कर रहा है यार उल्टी करने का, मन कर रहा है उल्टी करने का, एक उल्टी करने के बाद में अच्छा लगना, अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का हो गया, अरे जी घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन मन कर रहा है मैं उल्टी कर दूं, और उल्टी का कोई विचार ही नहीं है मन में, लेकिन ये अचानक से ये शब्द निकल रहा है, ये सब हो रहा है। अब ये, इसको हम, बहुत से डॉक्टर तो कह देंगे ये तो पागलपन है ना। तो ये, लेकिन ये है मनोरोगी, है तो पागलपन का हिस्सा, तो ये है तो मनोरोगी ना, मनोरोग का हिस्सा तो है, लेकिन ये आयुर्वेद में किसके कारण है, अपान वायु के कारण माना गया इसको, उल्टी के जैसा होना, और कार्य में अरुचि, काम में अरुचि, ये मैं चर्चा कर चुका आपको, साइनस, गलगंड जैसी बीमारी, घेंगा हो जाता है कई बार, थायराइड में डकार, कई लोगों को एक उंगली दबाओ या कोई भी शरीर का पार्ट दबाओ, एक हमारे हैं पेशेंट गाजियाबाद में, तो उनका हाथ दबा दो तो वो जोर जोर से डकार, कम से कम 100-200 डकारे ले लेती हूँ हमेशा, गर्र 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 रेगुलर। और पड़ोसी तो छोड़ो, 2-4 प्लॉट छोड़ करके भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, उनके घर में डकार प्रोग्राम चालू हो गया है। अभी रात में शुरू हो गया तो रात को लोग डर जाते हैं, आजू बाजू वाले, ये कौन चिल्ला रहा जोर से, इतनी जोरदार आवाज होती है। तो इस टाइप की जो डकारें होती हैं, ये सब खतरनाक वाली डकार, आवाज वाली, आवाज के साथ आती है, ये सब डकारें भी इसी का परिणाम है, इसी बात के बिगड़ने का परिणाम। तो अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हमने जो उपाय, अब हम थोड़ा सा उपायों की और भी विचार कर लें, क्योंकि लक्षण में हो गया हमारा, अब हम थोड़ा उपाय की चर्चा कर लेते हैं, उपाय क्या करें, ये सब हो रहा है तो हमने जब भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, प्राणवायु की जब हम चर्चा करते हैं तो महर्षि वाग्भट कहते हैं कि बार बार दवा लेना ठीक है। अब उदान वायु का तो रात को सोते समय दवा ली जाती है ना। और
खाने से पहले अपान वायु की, और समान वायु भोजन के बीच में, और व्यान वायु भोजन के बाद। इस तरह से पूरा क्रम हम दवाओं का समझते हैं। तो अब इसका दवा में क्या हो सकता है, इस तरह की जो खासकर में मुख्य तरह सारीवा करके एक आती है दवा, वो या अनंत मूल जिसको बोलते हैं, रात को सोते समय आप 1/4 ग्राम या दूध के साथ में आधा चम्मच इसको ले सकते हैं, इसका चूर्ण। अ, सारीवा को तो गर्म पानी से 1/4 चम्मच ले सकते हैं, और मधुएष्टि चूर्ण को आप आधा चम्मच रात को दूध के साथ में ले सकते हैं। तो ये आप उदान वायु के ठीक करने के उपायों में हम मान सकते हैं। एक हाँ, एक रात को नींद ना आना, जो अभी मैंने चर्चा की थी कि रात को नींद नहीं आती कुछ लोगों को। बस कोई क्रम दिमाग में सवाल, मतलब एक विचार सवार हो गया, वही विचार बाद में आता रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, या किसी एक विचार के पर हमारा ध्यान केंद्रित होकर के रह जाता है, और जिसके कारण नींद नहीं आती। ऐसा कुछ है तो उदान वायु खराब है। खराब होने के कारण जटामांसी का हम इस समय रात को प्रयोग कर सकते हैं। जटामांसी को हम लेंगे तो नींद के लिए बढ़िया दवा भी है, और अच्छी नींद भी आती है, और नशा नहीं है, दवा है। कई बार क्या होता है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद में कान में से आवाजें सुनाई देती है बड़ी विचित्र प्रकार की। कोई एक कान में, कोई किसी के दो कान में, किसी के, वो फिल्मों में आता है ना, एक किसी ने थप्पड़ मार दिया, सीटी की आवाज बजती रहती है, सीटी बजती रहती है। ऐसी कॉमेडी जो हो रही होती है फिल्मों में, ये भी ये इसी वायु का क्षेत्र है। राइट। तो ऐसे जो है पीनस जुकाम की बात कर दी, और खास तौर से आवाज का बैठना वो मैंने आपको बता दिया। कान से आवाजें आना, साए साए की आवाजें, सीटी की आवाजें, इस तरह की जो कोई घटनाक्रम आपके साथ गुजर रहा है। पोस्ट कोरोना अभी बहुत सारी समस्या आने लगी हैं। पोस्ट कोरोना नाक से दुर्गंध, है ना, मुंह में स्वाद का, और ये सब जो है क्रम यदि चल रहा है, तो आप इसमें मधुएष्टि का चूर्ण या जटामांसी आप रात को लेंगे तो आप में रिलीफ मिलने का आ, वो व्यवस्था बनेगी। मधुएष्टि के साथ में भी लाभ मिलेगा आपको, दूध के साथ में। या कई बार देखा गया है कि वजन कम होता जा रहा है, कुछ कारण पता नहीं लग रहा है, भाई बस वजन कम हो रहा है। या जिनको ज्यादा ठंड लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत लगती है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं एक दो कपड़ों से काम चला लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 4-5 कोट अंदर इनर भी पहन रखा है, ऊपर से 2-4 जैकेट डाल रखे हैं, उसके ऊपर ओवर कोट भी डाल रखा है, फिर भी सर्दी लग रही है, फिर भी कहते हैं कि कुछ दे दो, रजाई दे दो, है। ऐसे टाइप के लोग भी, ठीक है। तो ज्यादा ठंड लगना, वजन कम हो, तो इस टाइप की जो घटनाक्रम देखने को मिलेगा जब भी, तो ऐसे लोग क्या, अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं रात को सोते समय। अश्वगंधा कितना लेना, तो 1/आधी चम्मच ले सकते हैं इसको दूध के साथ में। कितने दिन, 40-50 दिन, 40 से 50 दिन आप ले सकते हैं नॉन स्टॉप इसको, अश्वगंधा। तो इस तरह से हम इन समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। अब क्या है कि ये सब चल रहा है, लेकिन खासकर अपान वायु ब्लॉक हो गई है, ब्लॉकेज हो गए हैं, तो फिर क्या हो करेंगे। अपान वायु के ब्लॉक हो गए तो जैसे कफ इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा गले में, और कफ ब्लॉक हो रहा है, कुछ बाहर आने का क्रम नहीं बन रहा है, तो अपान वायु बाहर आना चाहती है तो ब्लॉक हो गई है। तो इसको खोलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कफ बढ़ गया है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या कान के पास कुछ दिक्कत आ रही है, बहुत ठंडी लग रही है कान में, कुछ लोगों को कान में ही ठंड लगती है कई बार आलस्य के साथ में, तो ऐसे लोगों को त्रिफला के साथ में रात को शहद लेना अच्छा है। राइट। इस तरह के कोई दिक्कत है तो आप त्रिफला के साथ में शहद लेना एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो एक और उपाय में आप देख सकते हैं कि मेथी दाना, इसका
और उपाय हो सकता है मेथी दाना, हल्दी, और खास तौर से सौंठ, मेथी और हल्दी, दो दो चुटकी शहद के साथ में रात को सोत के रात को आप चाट के सो सकते हैं। खास तौर से यदि आप ऐसी कफ की ज्यादा ही कोई समस्या है तो आजकल जो च्यवनप्राश आता है तो उसके च्यवनप्राश में ये सब चीजें डाल के, क्या, सौंठ दो चुटकी, मेथी दाना दो चुटकी, हल्दी दो चुटकी, और उसमें थोड़ा शहद मिला करके रात में ले सकते, चाट सकते। वजन ज्यादा है, वजन, दिमागी कोई दिक्कत चल रही है, वजन भी ज्यादा है, मोटापा है, शरीर में भारीपन है, ऐसे को क्या करें? ऐसे लोगों को ये दवा लेने के स्थान पे क्या करना, नस्यकरण करना। दवा लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा ना, वजन बढ़ाना नहीं हमको, हमको वजन तो ये बाहरी क्रम करना है। आप भी, जिनका वजन कम है वो भी कर सकते हैं और जिनका ज्यादा है वो भी कर सकते हैं नस्य क्रम। तो नासी का द्रव्य आता है या फिर गाय का घी, ना मिले तो गाय का घी भी डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। मैंने प्रकृति आपको बता दी, आप धीरे धीरे उस पर अभ्यास करना शुरू करिए, पता करिए अपने आजू बाजू के लोगों को देख करके कि इसकी प्रकृति क्या है। ऐसे अभ्यास करते करते आएगी ये चीज। हमको ऐसा नहीं है कि भाई कोई अचानक से किसी को ज्ञान आ जाता है, प्रैक्टिस की बात है ना। हम तो गाड़ी चलाने तो बता दिए, अब गाड़ी का अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो, तो गाड़ी जो है जीवन की चलाने का तरीका हमने आपको बता दिया, अब इसका अभ्यास आपको करना है। तो अभ्यास जैसे जैसे आप करते रहेंगे आसपास के लोगों के साथ में मिल करके बातचीत करके, तो ये सब। और क्या क्या हो सकता है, ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, मुंह में 2-3 चम्मच भरा और ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, मुंह में 20-25 मिनट रखिए और फिर आपको चाहें तो अंदर रखे। यदि आपका वजन कम है तो आप उसको निगल लें, यदि आपका वजन ज्यादा है तो उसको थूक दें बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट तक मुंह में रखना है फिर थूक देना है। तो ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं, नाक कान के अंदर भी तेल डाल सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, प्राणायाम। अपन शारीरिक स्थिति से क्या करें, प्राणायाम वगैरह में क्या करें? तो कपाल भाती सबसे बढ़िया है ना, कपाल भाती प्राणायाम उदान वायु के लिए सबसे बढ़िया है। अनुलोम विलोम भी इसके लिए अच्छा है ना। तो जनरली हम आचार्यों के पास जाएं और उनके दिशा निर्देश के आधार पर ये करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जिनको ऐसे आचार्य आपको गाइड करेंगे तो आपकी हर, क्योंकि प्राणायाम का विषय आचार्यों से जुड़ा हुआ है तो हम योगा आचार्यों से प्राणायाम करें, उनके साथ में जाकर के। कोई डॉक्टर तो कराएगा नहीं, जिसका जो कार्य वो उसी को करना चाहिए। तो आचार्यों से हम, एक उद्गीत प्राणायाम होता है उसको भी हम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, ओम का उच्चारण। तो अनुलोम विलोम के साथ में, और दोनों के लिए अच्छा है, दोनों बात के लिए। कौन कौन से, प्राण और उदान वायु यदि बिगड़ी हो तो कौन सा अच्छा, अनुलोम विलोम दोनों के लिए अच्छा। समानापान की बाद में अपन चर्चा करेंगे। उद्गीत व्यायाम, उद्गीत भी अच्छा है, और भ्रामरी भी बहुत बढ़िया है इसके लिए। भ्रामरी शानदार प्राणायाम, भ्रामरी। तो ये क्या होता है ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आचार्यों का कार्य है, आचार्यों के पास आप उनकी शरण भी हो जाए तो वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है, और उनके निरीक्षण में ही करें। मेरे बताने से जनरली हो भी नहीं जाएगा, मैं बता भी दूंगा तो हो भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का विषय है। हम गलत करेंगे तो आचार्यों के निरीक्षण में करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज मैंने उदान वायु पर चर्चा करने का प्रयास किया। आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि प्राण वायु और अपान वायु, उदान वायु सॉरी, क्या होती है, कैसे है इसका क्रम। ये पहले भी मैंने कभी, पहले के कोर्सेज में भी इसको कभी इतना डिफाइन किया नहीं था। उनके साथ साथ ना शायद उनके साथ नाइंसाफी हो चुकी होगी पुराने वालों के साथ। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। सर ये ठीक यष्टि है। मधु
मुलेठी है क्या? हाँ, मुलेठी। मुलेठी को आयुर्वेद में या संस्कृत में यदुमस्तिक या मधुएष्टि बोलते हैं, ये अच्छा जी। यस्थोमति और भी बोलते हैं। सर ये जो आपने बताया नींद के लिए कि बार बार एक विचार चलते रहता है, इसमें आपने जटामासी बताई ना शायद, तो ये हाँ, जटामासी। तो जटामासी को जटामासी कैसे आप लेना है? जटामासी को वही चूर्ण करके आप रात को पंखी लगा लें पानी के साथ में। पानी के साथ? हाँ, तासी तो ठंडी है, ध्यान रखिएगा। जब ये केवल नींद वींद के लिए तो ठीक है, लेकिन जुकाम उखाम हो तो उनके लिए थोड़ा बचना है ना। अच्छा, जटामासी ठंडी होती है? जी जी। अच्छा सर, एक देखिए, आपने एक नींद चीज और नींद बोली। में नींद नींद में कोई भी ठंडी चीज भी खा के सो जाते हैं ना, तो भी जैसे खीर है ठंडी और मीठी, जी है ना। खीर खीर भी आप खा के सो जाएंगे, तभी पोस्ट के दाने की खीर भी सो जाएंगे, तो भी वो एक अच्छा बढ़िया नींद आती, शानदार। जी जी। और नशे अच्छा, का ही काम करती है, शानदार। हाँ, अब बताइए क्या सवाल है। आपने एक मुझे बोला ये बार बार जीभ खाने को उन्माद में बोला, तो सर ऐसा तो मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि उन्हें मतलब सिर्फ नोजिया टाइप से होता है, उबकाई आने का मन करता है, उबकाई नहीं आती है, और वो किसी रीजन से आ रही है। मैंने बहुत लोगों को देखा है सिर्फ खाली यूं ही उबकाई कर रहे हैं। तो ये हाँ हाँ, लिवर की खराब, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि ये लिवर की किसी प्रॉब्लम से होता है। देखिए, ये लीवर तो खैर है ही अपनी जगह, लेकिन ये मैंने अभी आपसे एक और बात कही थी, इसका स्थान की आमाशय की भी बात कही थी। तो नासा, नाभि, इससे लेकर के सारे क्षेत्र इसी के ही हैं। तो लीवर कहाँ है? अच्छा, उदान में? ओके सर। नहीं, तो जैसे फिर सर आपने उन्माद बोला ना, उन मतलब आपने बोला कि ये एक दिमाग का उपजी हुई चीज है दिमाग की, तो मैं वो हाँ जी, क्लियर हाँ जी। करना चाहती हूँ कि ये वाकई में हाँ, उन्माद वाली चीज है या ये लिवर में डिस्टरबेंस है, ये चीज। लीवर में भी डिस्टरबेंस होता है, तो लीवर एक ही काम करता है, इसको उल्टी के रूप में उठा के बाहर फेंकता है, उसका काम नहीं है। नहीं सर, मैं उल्टी की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे सिर्फ नोजिया की बात कर रही हूँ कि हमें बार बार उबकाई आना, जैसे हमने तीन चार हाँ उबकाई ले ली तो रिलैक्स फील करना। हाँ हाँ, राइट राइट। उबासियां उबकाइयां ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ करते हैं अक्सर। अच्छा, उबकाई ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं सही से वो हो रही है बॉडी में। हाँ हाँ हाँ, उसका सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है ना, जिसके कारण ये सब। जी। और ये उबासी भी हमें इसलिए आती है बार बार की ऑक्सीजन की सप्लाई सही हाँ नहीं है। हाँ 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 हाँ, उबासी लेने का मकसद ही यही है। कुछ लोग तो मुंह दाब के लेते चुपके से, वो गलत है। इसीलिए तो महर्षि वाग्भट ने या हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने कहा, आयुर्वेद ने हमेशा मना किया कि कभी भी आप किसी भी वेग को रोकिए मत, चाहे उबासी हो, चाहे छींक हो, चाहे कुछ भी। अभी इसको दिनचर्या और ये उसके आगे अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि कौन से क्या करने से कौन सा रोग हो जाता है, उसकी भी चर्चा है। जी जी। चिंता मत करिए, करते हैं। ठीक है और जी कोई सर। सवाल यदि इससे जुड़ा है, अपान वायु से रिलेटेड कुछ, प्राण और अपान से, क्योंकि अभी हमने दो की चर्चा की, तीसरे की करेंगे जब हम उसके कोई डाउट आएंगे तो दिमाग में बात करेंगे, राइट। नहीं है तो हम आगे चाहते हैं। सर नमस्कार। सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जी, बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।